हेलो बच्चों, वेलकम बैक। रोटेशनल मोशन के फिफ्थ लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। और अब हम लोग यहां पर रोलिंग मोशन को ऑब्जर्व करेंगे नेचर के अंदर और उसके मैथमेटिकल समीकरणों को जानेंगे। और साथ ही साथ ये लेक्चर आप लोगों को अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने लिए हैं वहां पर हमने देखा है कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपस में कनेक्टेड हैं, और ये लेक्चर आपको उससे और ज्यादा परिचित कराएगा और उससे और ज्यादा कनेक्टेड फील कराएगा कि जो चीजें आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हो उनका रियल लाइफ में बेसिकली क्या यूसेज है। आप लोग उन चीजों के साथ भी इस लेक्चर के अंदर कनेक्ट करोगे। और यहां पर अगेन वही वाली बात आती है कि इफ दिस इज द सिनेरियो दैट इज द फॉर्मूला, दैट इज द सिनेरियो दिस इज द फॉर्मूला वाला काम हम लोगों को नहीं करना है। हमको रोलिंग मोशन ऑब्जर्व करना है, मैथमेटिकली उससे बात करना है, नेचर हमको सारे जवाब खुद ब खुद प्रोवाइड करेगा। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग रोलिंग मोशन को अब ऑब्जर्व करते हैं। अब देखो, जो ज्ञान अब तक हम ले चुके हैं उस ज्ञान का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो मुझे यह समझ आएगा कि अगर किसी बॉडी पर टॉर्क लग रहा है तो वो बॉडी रोटेशनल मोशन देगी, और अगर उस पर सिर्फ कोई फोर्स लग रहा है बट कोई टॉर्क नहीं है तो वो बॉडी लीनियर मोशन देगी। यहां पर लीनियर मोशन और सिर्फ टॉर्क लग रहा है तो वो बॉडी आपका रोटेशनल मोशन देगी। और यहां पर अब हम लोग ये बात भी भली भांति फील कर सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पर टॉर्क भी लग रहा है और फोर्स भी लग रहा है तो बॉडी लीनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड करेगी। तो यहां पर रोलिंग मोशन के अंदर ये दोनों आपका अप्लाई हो रहा है बॉडी पर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर। तो बॉडी आपके लीनियर मोशन में भी है और साथ ही साथ रोटेशनल मोशन में भी है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली व्हील के रोलिंग को देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि वहां पर मोशन किस तरह से हो रहा है। अब हम थोड़ा रियलिटी में आके चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर एक व्हील को रोल होता हुआ मैं देखता हूं, ठीक है, या किसी भी स्फेरिकल बॉडी को मैं रोल होता हुआ देखता हूं, तो यहां पर जो फोर्सेज हैं वो अगर मैं देखूं तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट फोर्स भी निकल कर आता है जो कि है आपका फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ही रोलिंग बॉडी रुकती है। तो फ्रिक्शन कब लग रहा है, कहां लग रहा है, ये चीज हम लोगों को ऑब्जर्व करनी है और रिजल्ट हमें समझ आ जाएगा। और साथ ही साथ क्या रोलिंग मोशन के दौरान आपका फ्रिक्शन लगता है, नहीं लगता है, अगर लगता है तो कहां लगता है, ये तो हम लोग देखेंगे ही। साथ ही साथ हम लोग इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो बड़ा ही मजेदार होगा कि रोलिंग बॉडी स्टॉप क्यों हो जाती है। तो वो पार्ट को समझने के लिए हमें इस वाले पार्ट को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि रोलिंग बॉडीज, व्हाई डू रोलिंग बॉडी स्टॉप्स, ये जस्ट एक पैराग्राफ में एज अ इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिया हुआ है कि नॉर्मल फोर्स आगे शिफ्ट हो जाता है, दैट इज वाई वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करता है और बॉडी आपकी रुक जाती है अगर वो क्लॉकवाइज रोटेशन ले रही है तो। पर ऐसा क्यों होता है ये बात भी हम लोग समझ पाएंगे अगर हम अपनी मैथमेटिक्स की जड़ों को सही से समझे, उसको एज अ लैंग्वेज यूज करें तब। तो उस चीज को यूज करने का टाइम आ गया है और शुरू करते हैं हम लोग रोलिंग मोशन के साथ। और यहां पर देखते हैं कि अगर एक बॉडी सिर्फ और सिर्फ प्योर रोटेशन कर रही है, सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर रही है ये, तो अब इसके पार्टिकल्स की वेलोसिटी किस तरह होगा। तो रोटेशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमने एक्सिस ले लिया ये वाला जो बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं किसी भी पार्टिकल को चूज करता हूं, एक पार्टिकल ये लिया तो इसका आपका रेडियस होगा, वो रहा रेडियस, और इसकी जो वेलोसिटी होगी, जो लीनियर वेलोसिटी होगी, ऑब्वियसली ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है तो इसकी स्पीड होगी, और लीनियर वेलोसिटी जो होगी वो इंस्टेंट वेलोसिटी होगी, क्योंकि हर जैसे ही ये चेंज अपने पोजीशन को चेंज करेगा इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो इसकी जो लीनियर इंस्टेंट वेलोसिटी है v, दैट विल बी आर ओमेगा, अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो। ठीक है, तो पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी हमें पता चल गया। अब अगर मान लो कोई पास में है, रेडियस पास है उसका, मान लो इसको r1 कहते हैं, और ओमेगा तो आपका यही रहेगा, इसका v1, और इसका रेडियस r2 है, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी रेडियस के परपेंडिकुलर होगी और वो होगी आपकी v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा। ओमेगा हर पार्टिकल के लिए सेम रहने वाला है, हम इसको ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं। अब यहां से आपकी चीजें इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट होंगी। तो हम किसी भी पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी बता सकते हैं, इंस्टेंट लीनियर वेलोसिटी बता सकते हैं। तो अगर इस सर्कल का, इस सर्कुलर बॉडी का जो फाइनल रेडियस है दैट इज कैपिटल आर, तो इस पार्टिकल का लीनियर इंस्टेंट वेलोसिटी ड्यूरिंग रोटेशन कहां होगा, उस रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। अगर ओमेगा इस तरफ है तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, दैट विल बी कैपिटल आर ओमेगा, वी वेलोसिटी विल बी कैपिटल आर ओमेगा। अब देखो, यहां पर बॉडी सिर्फ रोल कर रही है, ठीक है, यहां पर बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर रोल कर रही है। अब हम क्या करते हैं, इसमें फॉरवर्ड वेलोसिटी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इसमें फॉरवर्ड वेलोसिटी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे इस बॉडी का हर एक पार्टिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। और वो वेलोसिटी हर एक पार्टिकल पर होगी, चाहे वो इस पॉइंट पर हो, चाहे वो इस पॉइंट पर हो, चाहे इस पॉइंट पर हो, क्योंकि पूरी बॉडी कंबाइंड है, जुड़ी हुई है, तो वो एक साथ आगे जा रही है। इसका सिंपल समीकरण निकालें तो वो ये आता है कि अगर मैं इस बॉल के हर एक पार्टिकल को देखूं,
हर एक पार्टिकल को अगर मैं देखूं तो एक पार्टिकल यहां, एक पार्टिकल यहां है, ये बॉल मूव करके यहां आ गई और तीनों का रेडियस अलग अलग रखता हूं। एक का रेडियस यहां रखता हूं, एक का रेडियस ये लेता हूं, सेंटर ये रहा, तो देखो इसका रेडियस और इसका रेडियस। अब यही बॉल थोड़ी आगे चली गई, ये बॉल थोड़ी आगे चली गई, और सेम पार्टिकल्स को अगर मैं देखूं तो इसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसने भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसने भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो यहां से क्लियरली ऑब्जर्व हो पाता है कि इनकी फॉरवर्ड वेलोसिटी जो होगी वो हर एक पार्टिकल की सेम रहने वाली है, क्योंकि पूरी बॉडी का हर एक पार्टिकल सेम डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन के अंदर। ठीक है, रोटेशन को अभी हमने ऐड नहीं किया। तो यहां पर हर एक पार्टिकल का लीनियर मोशन जो है दैट इज वी वेलोसिटी लिख देता हूं, तो इसकी भी वी वेलोसिटी फॉरवर्ड हो जाएगी, इसकी भी वी वेलोसिटी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो सब में यहां पर फॉरवर्ड वेलोसिटी आ गई। हमने इस पूरी बॉडी को एक फॉरवर्ड वेलोसिटी दे दी, तो इसके सेंटर ऑफ मास जो कि इसके सेंटर पर है उसकी वेलोसिटी भी वी होगी आगे की तरफ। ठीक है, अब क्योंकि एक बॉडी के पार्टिकल के पास इट्स टाइम टू ऑब्जर्व एंड आस्किंग द राइट क्वेश्चन और मैथमेटिकली कम्युनिकेट करने की बारी आ गई है। तो अब देखो, अगर किसी पार्टिकल के पास दो वेलोसिटीज हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसके पास उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, और रिजल्टेंट वेलोसिटी का जो नॉलेज है ये हमने कहां लिया, वेक्टर में। अगर इस पार्टिकल के पास v1 वेलोसिटी इधर है, v2 वेलोसिटी इधर है, तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी यहां पर होगी, जो कि क्या होगा आपके पास v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए। और जब मैं इसका रिजल्टेंट निकालूंगा तो उसके लिए मुझे पाइथागोरस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके जरिए मैं इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल सकता हूं। तो अब बारी आ गई है, यहां पर हमने सिर्फ रोटेशन देखा तो सबके टेंजेंशियल वेलोसिटी हमें मिल गए, और अब हम यहां पर टेंजेंशियल और इस वेलोसिटी को भी लीनियर वेलोसिटी दोनों एक साथ दे रहे हैं। तो उस हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी को हम किस तरह से देखेंगे। तो ये लिया मैंने अपना सर्कुलर व्हील, ठीक है, ये मेरे पास व्हील आ गया, इसका सेंटर ऑफ मास ये रहा, उसी एक्सिस पर ये रोटेट कर रहा है। एक पार्टिकल मैंने यहां ले लिया, एक पार्टिकल को मैं थोड़ा पीछे लेता हूं, एक पार्टिकल यहां लेता हूं, और एक पार्टिकल यहां लेता हूं। चारों के रेडियसेस अलग अलग हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर रेडियस क्या है, यहां पर रेडियस है r1, यहां पर रेडियस है आपका r2, यहां पर रेडियस है आपका r3, यहां पर रेडियस है आपका r4। ठीक है, अब इनकी टेंजेंशियल वेलोसिटी देखें, हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी देखें, ये रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और फॉरवर्ड जा रहा है। फॉरवर्ड जो इसकी वेलोसिटी है वही वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की है, तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी हुई वही मैं उसको बोल देता हूं कि भाई जो फॉरवर्ड वेलोसिटी यानी कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है दैट इज VCM, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पे मैंने शो कर दिया। तो अब हर एक पार्टिकल को अगर मैं देखूं तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी ये रही, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी जो कि होगा r1 ओमेगा के बराबर। ठीक है, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में r2 ओमेगा के बराबर, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दैट इज r3 ओमेगा के इक्वल, और इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी ये रही r4 ओमेगा के इक्वल। काम खत्म। अब हम सारे पार्टिकल्स में लीनियर वेलोसिटी ऐड कर देते हैं उसकी, जो कि होगा इस डायरेक्शन में VCM के इक्वल, इस डायरेक्शन में VCM के इक्वल, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में VCM के बराबर, और इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में VCM के इक्वल। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने गणित का ज्ञान यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, और मैथमेटिक्स के अंदर हम लोगों ने एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करी थी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके जरिए हम इस दुनिया को नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और उन नंबर्स के जरिए किसी की भी पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम के साथ उसका क्या मूवमेंट है, उन चीजों को स्टडी कर सकते हैं, नेचर से बात कर सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को स्टडी करते वक्त एक चीज पाई थी कि अगर कोई बॉडी मेरे सामने खड़ी है तो जिस दिशा में मैं देख रहा हूं वो दिशा मेरे लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो अगर मुझे उस पार्टिकल पर जाना है तो मैं आगे जाऊंगा, और अगर वो वाई कोऑर्डिनेट भी है उसका तो लेफ्ट डायरेक्शन में 90 डिग्री में मुड़ूंगा, और फिर उतना वाई कोऑर्डिनेट में मूव करूंगा तो उसके पास पहुंच जाऊंगा। अगर कोई पार्टिकल मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पीछे खड़ा है तो पहले मैं इतना एंगल रोटेट करूंगा एंड देन फॉरवर्ड मूव करूंगा, या फिर बैकवर्ड जाऊंगा और वाई डायरेक्शन में यानी कि एक्स में उल्टा डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में जाऊंगा और वाई में उतना मूव करूंगा। तो ये वाला जो पार्ट है आपका कि आपको इतना टर्न करना पड़ेगा, तो जो एंगल होगा इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, थीटा एंगल कहेंगे। इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, थीटा एंगल कहेंगे। और देखना मैथमेटिक्स में जो आप पढ़ते हो उसकी कितनी इंपॉर्टेंट जड़ें यहां पर जुड़ी होंगी। इस एंगल को हम थीटा कहेंगे, यानी कि हम एंगल का मेजरमेंट जहां हमारी आंखें देख रही यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वहीं से एज अ स्टैंडर्ड लेना हमने शुरू किया था। तो यहां पर जब भी मैं थीटा लिखूंगा तो वो एंगल किसी भी पार्टिकल का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही होगा। यही चीज हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्व करी थी, और ट्रिग्नोमेट्री में भी हम लोगों ने इस चीज को एक्सप्लोर किया है। ठीक है, अब देखो, अब जो हमें आता है, जो ज्ञान हमारे पास है, उस ज्ञान के जरिए कम्युनिकेट करने का टाइम आ गया है। तो हम यहां कम्युनिकेट करते हैं। पहले पार्टिकल को देखता हूं और अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेता हूं। तो ये रहा मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। अब अगर मैं अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूं तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। हम डायरेक्टली रिजल्ट पे जाके हमें याद नहीं करना है, हमारा काम है सही डायरेक्शन में चीजों को ऑब्जर्व करना। तो रोलिंग मोशन विद लीनियर मोशन, रोटेशन प्लस लीनियर मोशन को हम देख रहे हैं, तो ये बन गया आपका रोलिंग मोशन। अब इसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती है हम उनको ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहां पर हमारे पास भाई दो दो वेक्टर्स हैं, हर एक पार्टिकल के दो दो वेलोसिटीज हैं, तो उनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी को हम लोग निकालते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि क्या कुछ अनोखी चीज हमको देखने को मिलेगी, तो हम उन चीजों को देखते हैं। चलो, तो भाई पहला पार्टिकल लेते हैं जिसका रेडियस r1 है, ठीक है। तो अगर ये एंगल मेरे पास थीटा है, जो कि मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर कर रहा हूं, ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली मेरे पास ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अब मैं यहां पर अगर उसी पॉइंट को बनाऊं तो यहां पर है वी सेंटर ऑफ मास और इस डायरेक्शन में है मेरे पास r1 ओमेगा और ये एंगल है मेरे पास 90 माइनस थीटा। तो इनके अगर मैं कंपोनेंट्स निकालूं एक्स वाई में कंपोनेंट निकालूं तो r1 ओमेगा साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, r1 ओमेगा कॉस थीटा। तो इसका जो कंपोनेंट आया इधर वो आया r1 ओमेगा साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा, और इस तरफ जो कंपोनेंट आया वो आया r1 ओमेगा साइन कॉस 90 माइनस थीटा बन जाएगा आपके पास साइन थीटा। ठीक है, चलो तो देखो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। अब मैं इस पार्टिकल की रिजल्टेंट वेलोसिटी लिखता हूं, तो v1 मैंने जो लिखा दैट इज माय रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो वो क्या होगा बेसिकली vcm प्लस, देखो vcm की डायरेक्शन और r1 ओमेगा साइन थीटा की डायरेक्शन सेम है, तो r1 यहां पे लिखूंगा मैं r1 ओमेगा साइन थीटा, ये कौन सी डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है, इसलिए आई क्या। ठीक है, अब r1 cos थीटा को देखो वो नेगेटिव y डायरेक्शन में है, तो यहां पर आ जाएगा, मैं स्पेसिफाई कर देता हूं, ये प्लस है, ये प्लस है, ये वाला माइनस है और ये वाला डायरेक्शन माइनस है, मैंने स्टैंडर्ड लिया। अब r1 ओमेगा नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यहां देखो क्या आएगा, माइनस r1 ओमेगा कॉस थीटा कौन सी डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में है, इसलिए j कैप। सो ये आ गया मेरे पास वेलोसिटी। अब देखो मैजिक। अगले पार्टिकल पर चलते हैं हम लोग, ठीक है, किस पर, अगले पार्टिकल पर चलते हैं। और यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि भाई अगला पार्टिकल जो है मेरे पास वो कुछ ऐसे है, यहां पर r2 है, ठीक है, यहां पर उसकी वेलोसिटी है v सेंटर ऑफ मास की और यहां पर उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है r2 ओमेगा के बराबर। ठीक है, r2 ओमेगा के बराबर है, एंड जो मैं एंगल लूंगा वो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या होगा, ये वाला एंगल। तो अब मैं इस एंगल को थीटा बोलूंगा, ये एंगल मेरे पास थीटा होगा, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट तक जाने के लिए मैं देख इधर रहा हूं, तो पहले इतना एंगल मुड़ूंगा फिर रेडियल डायरेक्शन में वहां पर जाऊंगा। सो दिस इज गोइंग टू बी माई एंगल थीटा। तो चलो छोटी मैथमेटिक्स जो हम 8, 9, 10th में सीखते थे वो करते हैं। तो यहां पर ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपके पास पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, मैं एंगल रेडियन में ले रहा हूं, सो दैट विल बी पाई माइनस थीटा। तो अब ये एंगल कितना होगा, ये भी होगा पाई माइनस थीटा, और ये पूरा एंगल क्या है, पाई बाई 2। तो ये एंगल कितना होगा, पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस थीटा। तो ये आंसर आया आपके पास माइनस पाई बाई 2 प्लस थीटा। सो ये एंगल आ गया मेरे पास माइनस पाई बाई 2 प्लस थीटा। मैथमेटिक्स की ब्यूटी अभी रिवील होने वाली है, और आप देखना क्यों हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एज अ स्टैंडर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पढ़ते हैं, वो चीज आज आपको यहां पर नजर आएगी। मेरे पास आ चुका है वो एंगल जिसकी मदद से अब मैं कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूं। तो यहां पर अगर मैं कोऑर्डिनेट्स को देखूं तो r2 ओमेगा, ये रहा मेरा x और y एक्सिस, ठीक है, r2 ओमेगा cos, ठीक है, यहां पर आ जाएगा, यहां पर कंपोनेंट आएगा, मैं ऐसे लिखता हूं r2 ओमेगा cos माइनस पाई बाई 2 प्लस थीटा, और जो ऊपर की तरफ कंपोनेंट है वो कंपोनेंट हो जाएगा r2 ओमेगा साइन माइनस पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक है, माइनस बाहर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान हमें यहां पर यूज करना पड़ेगा। माइनस बाहर लेंगे तो ये बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, और कॉस माइनस एंगल क्या होता है, कॉस एंगल के बराबर होता है, तो यहां पर आ जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब इसको मैं यहां लिख देता हूं एक बार, कॉस माइनस कॉमन लिया, पाई बाई 2 माइनस थीटा हो गया, ठीक है, और कॉस माइनस एंगल होता है आपके पास कॉस एंगल, तो ये बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, और ये बन गया आपके पास साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर साइन लूंगा, साइन आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये ब्रैकेट लूंगा मैं यहां पर, साइन माइनस एंगल क्या होता है, माइनस साइन एंगल, तो ये बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। सो फाइनली ये वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा आपके पास माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं माइनस r2 ओमेगा कॉस थीटा, और ये वाला पार्ट बन जाएगा आपके पास साइन थीटा, तो ये बन गया r2 ओमेगा साइन थीटा, काम खत्म। और थीटा क्या है, थीटा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो है। अब देखो, मैंने कंपोनेंट्स यहां लिख लिए हैं, तो इस पार्टिकल के जो कंपोनेंट्स होंगे वो कंपोनेंट्स को इस तरह दिखेंगे, यहां पर है आपके पास v सेंटर ऑफ मास, और इसी डायरेक्शन में है आपके पास r2 ओमेगा, ये क्या था आपके पास, कॉस में था ना, ये कॉस वाला, r2 ओमेगा साइन थीटा, r2 ओमेगा साइन थीटा। ठीक है, और जो ऊपर की तरफ वेलोसिटी थी वो क्या थी, r2 ओमेगा कॉस थीटा, जो कि माइनस में था, सॉरी, तो यहां पर माइनस आंसर आ गया।
ठीक है, माइनस आंसर आ गया। सो यहां पर जो मेरे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी बनी v2, वो देखो क्या बनती है, वो बनती है मेरे पास v सेंटर ऑफ मास प्लस r2 ओमेगा साइन थीटा आई कैप एंड माइनस r2 ओमेगा कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, अब जरा मैं यहां से सफाई कर देता हूं एक बार ताकि आपको ये क्लियरली दिखे, और आपको यहां पर कुछ नोटिस करना है, कुछ ऑब्जर्व करना है, और वो ऑब्जर्वेशन को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो जो ये मैंने v1 निकाला था, ठीक है, और जो ये मैंने v2 निकाला है, इन दोनों फॉर्मूलाज को जरा एक बार ऑब्जर्व करो, क्योंकि ये मैथमेटिकल रिजल्ट है जो हम लोगों ने ढूंढा है, और रियलिटी के साथ बात करो, यही होगा ट्रू कनेक्शन आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ। तो अगर मैं इस पार्टिकल के मोशन को रियलिटी में देखूं तो भाई यस, वाई डायरेक्शन में ये नेगेटिव में जा रहा है, दिख रहा है, एक्स डायरेक्शन में ये पॉजिटिव में जा रहा है, ये भी हमें दिख रहा है। अगर मैं इस पार्टिकल, जो सेकंड पार्टिकल है, इसके मोशन की बात करूं तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले वन का देखो, वन में एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव है, वाई डायरेक्शन नेगेटिव वाई डायरेक्शन में ये जा रहा है, यानी कि वाई में ये नेगेटिव साइड है। वेयर एज यहां पे अगर मैं देखूं तो एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव है, इसका एक कंपोनेंट इधर है, एक कंपोनेंट इधर है, तो v सेंटर ऑफ मास प्लस r2 ओमेगा आपका साइन थीटा जब आपने ऐड किया दैट इज पॉजिटिव, बट y में ये ऊपर जा रहा है, तो y में इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, बट मुझे क्या दिख रही है, नेगेटिव दिख रही है। और लेकिन एक चीज मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि यार यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला है, ये दोनों एग्जैक्टली सेम आए हैं, ये दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम आए हैं। देखो v सेंटर ऑफ मास प्लस, अब जिसका जो r2 है, जिसका जो रेडियस है उसके हिसाब से लिखा है, यहाँ r1 है तो यहाँ r2 है, सो नो प्रॉब्लम, बट ओमेगा साइन थीटा यहां पर आया माइनस r2 ओमेगा कॉस थीटा, और यहां पर आया माइनस r1 ओमेगा कॉस थीटा, जो रिजल्ट आया वो एग्जैक्टली सेम आया। इसका मतलब क्या है कि मैं स्टैंडर्ड वेलोसिटी की एक इक्वेशन बना सकता हूं, और वो स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरे पास क्या बनकर आई कि किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर उसका रेडियस r है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो आपके पास आएगा v सेंटर ऑफ मास प्लस रेडियस ऑफ दैट पार्टिकल, ठीक है, रेडियस ऑफ दैट पार्टिकल, यानी कि ith पार्टिकल ले लेता हूं तो ri, ठीक है, ओमेगा साइन एंगल, और ये जो एंगल होगा एज पर द स्टैंडर्ड, ये एंगल आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही कैलकुलेट होगा, तो ये आपका पार्ट बनता है, प्लस स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी, उसकी एक्स डायरेक्शन की, और माइनस आर आई ओमेगा कॉस थीटा जे कैप, ये आपके वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बनेगी। तो अब ये तो बन गया आपका स्टैंडर्ड, लेकिन इस स्टैंडर्ड के साथ मैथमेटिक्स से हमारा क्या कनेक्शन बना, वो ये बना कि यार हम ये जानते हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीजें, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन एंड कोसेक आपका पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। ये क्यों पढ़ा हमने, क्या हमने ये बनाया है या नेचर में हमने ऑब्जर्व किया है? तो अब आप देखना, ये सारी चीजें हमको नेचर से मिली हैं, हमने नहीं बनाया है, ये सारी चीजें हमको नेचर को ऑब्जर्व करने से मिली है। अब ध्यान से देखना, उस बात को ऑब्जर्व करना कि भाई इस पार्टिकल का x में पॉजिटिव वेलोसिटी है, y में नेगेटिव वेलोसिटी है, ठीक है, और यहां पर जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया गया है। तो अब आप ध्यान से देखो, cos थीटा की वैल्यू जो होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, cos थीटा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी पॉजिटिव, sin थीटा की जो वैल्यू होगी दैट विल आल्सो बी पॉजिटिव। अब जरा इसको देखो, पॉजिटिव है, सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वैल्यू, r1 ओमेगा पॉजिटिव वैल्यू देगा, sin थीटा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और ये दोनों ऐड होंगे, और देखो सेम ही डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी x डायरेक्शन में बढ़ के निकल कर है, यानी रियलिटी से बात कनेक्ट हो रही है। अब आते हैं, cos थीटा पॉजिटिव है, ओमेगा r1 ओमेगा पॉजिटिव है, लेकिन उसके आगे माइनस लगा है, यानी कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और आगे क्या लगा है, माइनस, तो फाइनली जो वैल्यू आएगी वो कहां है जी, नेगेटिव y में, और यहां पर रियलिटी में दिख रहा है कि वैल्यू कहां है, नेगेटिव y में है। अब लेकिन उसी चीज को यहां उठाएं तो यार ये वैल्यू तो मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मैं उससे देखूं सिर्फ तो ऐसा लग सकता है कि यार ये वैल्यू पॉजिटिव है, बट आगे तो नेगेटिव लगा हुआ है, बट इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो यहां पर क्या गलती हुई है? तो यहां कोई गलती नहीं हुई है, यहां मैथमेटिक्स से जुड़ने का हमें एक मौका मिल रहा है, तो उस मौके का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। हमारे महान गणितज्ञों ने, फिजिसिस्ट ने इस नेचर को ऑब्जर्व करके जो स्टैंडर्ड्स खोजे हैं वो कितने सटीक खोजे हैं, और ऑब्जर्वेशन ही वो रहा है जिसकी वजह से ये सच्चाई ढूंढी जा सकती थी। और अब देखना, एक्स में दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस होना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में आप ध्यान रखना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है और कॉस थीटा आपका नेगेटिव वैल्यू देता है, क्योंकि यहां जो थीटा लिखा है वो पॉजिटिव एंगल के साथ जुड़ा हुआ है, और अब आप सेकंड क्वाड्रेंट में तो आपकी वैल्यू 90 से लेकर 180 के बीच में होगी। और अब देखो, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव, और यहां दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है। अब यहां तो नेगेटिव है, लेकिन cos थीटा r2 ओमेगा पॉजिटिव, बट cos थीटा की वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और जैसे ही वो नेगेटिव आएगी यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव,
पॉजिटिव हो जाएगा और यहां आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। और अगर अब ये इक्वेशन मेरे लिए स्टैंडर्ड बन गई है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी अप्लाई होनी चाहिए और उसी चीज को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। तो भाई यहां पर v सेंटर ऑफ मास है, अगर मैं इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट देखूं तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, यानी कि y डायरेक्शन में पॉजिटिव और x डायरेक्शन में डिपेंड करेगा कि ये वाली वैल्यू बड़ी है या ये वाली वैल्यू बड़ी है। अगर ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है तो पॉजिटिव, अगर ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है तो नेगेटिव। सिंपल, देखो सिंपल ऑब्जर्वेशन है। तो अब देखो अगर ये इससे बड़ा होगा, ठीक है, अब देखो यहां पर R1 ओमेगा RI ओमेगा साइन थीटा को देखो, ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, यानी कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। और ये जो y डायरेक्शन में है, यहां पर y कंपोनेंट जो है दैट इज पॉजिटिव, वो आपका कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है और कॉस थीटा भी आपका नेगेटिव होता है। तो भाई क्योंकि कॉस थीटा नेगेटिव है, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऊपर वाले कंपोनेंट से हम लोग संतुष्ट हो गए। अब आते हैं एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट से। तो VCM अभी मान लेते हैं कि VCM इससे बड़ा है, तो नेट वेलोसिटी कहां होगी आपकी, आगे की तरफ होगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो यहां पर अब इसको देखो, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, ये तो प्लस में है, लेकिन साइन थीटा आपका नेगेटिव है, क्योंकि थीटा आप क्या लोगे, थीटा आप लोगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये वाला, तो ये आंसर नेगेटिव आएगा। तो दिस प्लस नेगेटिव विल बी नेगेटिव। अगर इसकी वैल्यू इससे बड़ी होगी तो आंसर नेगेटिव आएगा, वो खुद ब खुद पीछे की तरफ शो हो जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू वो आएगी, छोटी आएगी, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, मतलब इसकी जो मैग्नीट्यूड आएगा वो छोटा आया VCM से, तो पॉजिटिव माइनस आपका जो वैल्यू है वो उससे छोटा है, तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। ये खुद ब खुद फॉरवर्ड डायरेक्शन में आंसर दे देगा। तो यानी कि हम लोग डायरेक्टली चाहते तो ये इक्वेशन लिख के बोल सकते थे कि यार ये फॉर्मूला होता है आपके रोलिंग बॉडी के लिए, किसी भी पार्टिकल के मोशन को बताने के लिए, उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी बताने के लिए। लेकिन ऑब्जर्वेशन के जरिए हम रियलिटी के साथ बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हैं और अब हम इस चीज के लेकर सेटिस्फाइड हैं कि क्यों ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो फॉर्मूला से कॉन्सेप्ट जनरेट नहीं करना है, ऑब्जर्वेशन के जरिए कॉन्सेप्ट को समझना है और उससे फॉर्मूला जनरेट करना है। उल्टी गंगा बहाएंगे तो परेशान होंगे, सीधी फ्लो के साथ चलेंगे तो चीजें समझ भी आएंगी और इंटरेस्टिंग भी लगेंगी और मजा भी आएगा। तो यही मजा बस हम लोगों को लेना है, क्योंकि ऐसी ऑब्जर्वेशन करना ही तो हर साइंस स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है, वही तो वो करना चाहता है। जब उसको ये ऑब्जर्वेशन नहीं मिलती और उसको याद करना पड़ता है तभी वो फ्रस्ट्रेट होता है। तो फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंस इज इजी। ट्रिग्नोमेट्री में हमारा पढ़ा हुआ चीज कि क्यों ये पॉजिटिव है, ऑल यहाँ पर साइन कॉसेक पॉजिटिव है, यहाँ टैन कॉट पॉजिटिव है, यहाँ सेक कॉस और सेक आपके पॉजिटिव है, इसका रीजन भी हमको रियलिटी में देखने को मिला। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने ये ऑब्जर्व किया है कि क्यों ऐसा होता है, यहां पर ये चीजें पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होती हैं, क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस और आपके ऑब्जर्वेशन से जुड़ी हुई है, जिस वे में आप लोग इस दुनिया में नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो अपने कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर। तो देखो ये हुआ आपका मजेदार ऑब्जर्वेशन। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी रोलिंग मोशन में है, जिसमें उसके पास एक लीनियर मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है, तो उसके हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर आप लिख सकते हो, वी रिजल्टेंट विल बी वी सेंटर ऑफ मास, जो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, प्लस उसका रेडियस, मान लो वो ith पार्टिकल है तो RI, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मल्टीप्लाई साइन थीटा, ये कौन सी डायरेक्शन का होगा, I कैप माइनस RI ओमेगा कॉस थीटा J कैप, जिसमें आपका जो थीटा है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया गया है। और अब आप किसी की भी वेलोसिटी बता सकते हो, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी बता सकते हो। कितना सिंपल सा लॉजिक हो गया। अब हम रोटेशन को फर्दर थोड़ा आगे ऑब्जर्व करेंगे और अब हमारी जिंदगी में इंट्रोड्यूस होने वाला है फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन आप लोगों को बहुत मजा देने वाला है। लेकिन याद नहीं करेंगे कि देखो इसका वेलोसिटी 0 है इसलिए फ्रिक्शन नहीं है, अभी स्लिप कर रहा है इसलिए फ्रिक्शन है, क्यों है, किस लिए है, कैसे हो रहा है, ये चीज ऑब्जर्व करने की एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। 10 बार रट के हम 8-8 महीने 10-10 महीने लगा के भी इनको याद नहीं कर पाते हैं, ना समझ पाते हैं और स्ट्रेस बना रहता है। लेकिन 1 घंटा ऑब्जर्व करके हम चीजों को लाइफ टाइम के लिए समझ सकते हैं और 10 लोगों को समझा भी सकते हैं। तो बेटर क्या है, 8 महीने तक 9 महीने तक ना समझ के छोड़ देना कि चलो यार छोड़ो, इस एक टॉपिक से क्या ही होगा, या फिर 1 घंटा उसको ऑब्जर्व करके लाइफ टाइम उल्टा 10 लोगों की हेल्प भी करोगे आप। और जब आप चीजों को पढ़ाते हो तो आपकी नॉलेज और ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं अगले पार्ट को, जो कि है आपका रोटेटिंग बॉडी को, सॉरी जो रोटेशन में है और लीनियर मोशन में है, वहां पर वो क्या कहते हैं, उसको फर्दर ऑब्जर्व करते हैं। तो भाई ये रहा हमारे पास हमारा व्हील। ठीक है, अब हम जानते हैं कि भाई सेंटर ऑफ मास की एक वेलोसिटी होगी, दैट इज वी सेंटर ऑफ मास। अब मैं 4 कॉर्नर्स कह रहा हूं, 4 मेन पॉइंट्स जो यहां आते हैं, एक ये वाला पॉइंट हुआ, एक ये वाला पॉइंट हुआ, एक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको ऑब्जर्व करता हूं। तो भाई इस पार्टिकल के पास होगा वी सेंटर ऑफ मास आगे और इसका ओमेगा इस तरफ है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है।
ठीक है। तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी r। अब मैं इसको रेडियस, जो इसका फाइनल रेडियस है, जो लास्ट लेयर ऑफ द व्हील होगा उसका जो रेडियस है r, तो ये बन जाएगा r ओमेगा। अब यहां पे चलते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास की वजह से जो इसकी पूरी बॉडी लीनियर मोशन कर रही है, फॉरवर्ड मोशन हो जाएगा v सेंटर ऑफ मास, बट टेंजेंशियल वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन r ओमेगा ठीक पीछे होगा। इस पे चलते हैं, r ओमेगा आपका ये रहा, सॉरी v सेंटर ऑफ मास ये रहा, और r ओमेगा आपके पास ये रहा। और इसको देखें तो r ओमेगा आपके पास उसी डायरेक्शन में है और v सेंटर ऑफ मास भी उसी डायरेक्शन में है। तो अब आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, अगर मैं इन चारों पार्टिकल्स को देखूं और तीन सिंपल से कंडीशंस बना लेता हूं, ठीक है, कि भाई इसकी वेलोसिटी, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है और जो इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी है, वो तो देखो चारों पार्टिकल के लिए सेम है। तो केस नंबर 1 ऑब्जर्वेशन के लिए, व्हेन v सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू नहीं लेता हूं, पहले लेता हूं मैं यहां पर लेस देन r ओमेगा। सेकंड केस लेता हूं मैं v सेंटर ऑफ मास विल बी ग्रेटर देन r ओमेगा, और थर्ड केस लेता हूं मैं v सेंटर ऑफ मास इक्वल टू r ओमेगा। ठीक है, तीनों केस ले लिए। अभी तीनों केस लिए क्यों है? तीनों केसेस को ऑब्जर्व करने के लिए। तो चलो ऑब्जर्व करते हैं। पहला केस है v सेंटर ऑफ मास आपके r ओमेगा से छोटा है, v सेंटर ऑफ मास आपका r ओमेगा से छोटा है। तो भाई यहां तो दिख रहा है रिजल्टेंट वेलोसिटी यहां इसकी थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड होगी, बट यहां पे घटेगा। अब देखो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी r ओमेगा से कम है, r ओमेगा से कम है, तो इसके पास जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी। जो ये रेड कलर का एरो है, बस इसको देखो, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, क्योंकि इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड इससे कम है। मान लो ये 10 है तो ये 8 है, तो 2 की वैल्यू इस तरफ आएगी, यानी कि -2 आंसर आएगा। इसकी वैल्यू होगी -10, इसकी वैल्यू ले लो 8, तो रिजल्ट क्या आया? इस तरफ में 2। और अगर एरो के साथ ना दिखाऊं तो -2 इस डायरेक्शन में, -2 है, इसका मतलब ही वो इस डायरेक्शन में हो गया। आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये डायरेक्शन प्लस लिया है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए वेलोसिटी क्या आएगी आपके पास? नेगेटिव आएगी। अब जरा इस मोशन को फील करो। इस मोशन को अगर मैं फील करूं तो ये बेसिकली ऐसा है कि रोलिंग तेज है इसका कंपेयर टू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, यानी कि ये स्लिप कर रहा है, यानी कि ये मोशन हो गया रोलिंग विद स्लिपिंग, रोलिंग विद स्लिप। ठीक है, तो यहां पर स्लिप हो रहा है, और उस स्लिप को अगर मैं देखूं तो इस बॉडी पर जो फ्रिक्शन है वो कहां अप्लाई हो रहा होगा? जो फ्रिक्शन है वो कहां अप्लाई हो रहा है, उस चीज को देखते हैं। तो अब मैं अपने आप को सरफेस में डाल लेता हूं, जो नीचे सरफेस है उस सरफेस पे अपने आप को समा लेता हूं, और सरफेस से उस बॉडी का जो पॉइंट है उस पॉइंट के मोशन को देखता हूं, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, ऐसा समझो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो मुझे ये पार्टिकल इधर जाता हुआ दिखेगा, मुझे ये पार्टिकल जो है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। तो इसकी वजह से मेरा फ्रिक्शन कहां लगेगा? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में मेरा फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये ज्ञान हम लोगों ने फ्रिक्शन में लिया था। तो देखो वही बात निकल कर आ रही है, जो ज्ञान आप लोग लेते जा रहे हो वही आपका एज अ लैंग्वेज, मैथमेटिकल लैंग्वेज बनता जा रहा है नेचर से फर्दर कम्युनिकेट करने के लिए। तो जब आपका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी r ओमेगा, यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है आपका उससे कम है, तो फ्रिक्शन कहां लग रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो फ्रिक्शन कहां लग रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और अब यहां पर आपको फर्दर अगर मैं देखूं कि अब ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर अगर मैं फोर्सेस को देखूं तो भाई एक फोर्स तो हो जाएगा नीचे mg, ठीक है, बट मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन को ऑब्जर्व करना चाहूंगा, और फ्रिक्शन कहां लग रहा है? आगे। ठीक है, और टॉर्क, बॉडी कैसे रोटेट कर रही है? इस तरह से। तो बॉडी के ऊपर जो लीनियर फोर्स है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज फ्रिक्शन के बराबर। ठीक है, और देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव एफ लिया, लेकिन टॉर्क ऑन द बॉडी अब अगर मैं देखूं तो फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क लग रहा है, दिस इज योर रेडियस, तो टॉर्क लगा आपके पास आर एफ, सॉरी फ्रिक्शन वाला एफ, आर एफ के बराबर आपका टॉर्क लग रहा है। एंड नाउ इट्स टाइम टू ऑब्जर्व, नॉट टू याद करना नहीं है, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, पता नहीं, छोड़ो, रटना नहीं है, इसको समझना है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस तरफ है, बॉल ऐसे रोटेट कर रहा है, तो जो फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो उसके एंगुलर वेलोसिटी को रिड्यूस करेगा, जिसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी इसकी कम होना स्टार्ट होगा, क्योंकि टॉर्क का जो डायरेक्शन है, अगर आप देखोगे ये रहा रेडियस, ये रहा फ्रिक्शन, तो टॉर्क का डायरेक्शन ओमेगा की डायरेक्शन से अपोजिट है, ओमेगा की डायरेक्शन देखो, ओमेगा की डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करो तो ये रहा बोर्ड के अंदर जा रहा है, बट टॉर्क की डायरेक्शन देखो ठीक ओमेगा के अपोजिट है, आर क्रॉस एफ, अपोजिट टुवर्ड्स द ओमेगा के अपोजिट है, तो यानी कि वो एंगुलर वेलोसिटी को रिड्यूस करेगा। यानी कि यहां पर क्या होने वाला है? यहां पर होगा आपका एंगुलर रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। तो यहां पर मिलेगा आपको एंगुलर रिटार्डेशन। लेकिन अब फोर्स को देखो और लीनियर मोशन को देखो, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है,
कहीं पर भी फोर्स लगे, लेकिन इसके सेंटर ऑफ मास के साथ क्या होने वाला है, अगर मैं उसको सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में जो हमने ज्ञान लिया था उससे देखें, तो सेंटर ऑफ मास पे इसका टोटल मास आ जाएगा। ठीक है, सो यहां पर होगा मास टाइम्स एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन, यानी कि इस बॉडी की लीनियर वेलोसिटी बढ़ेगी, लीनियर वेलोसिटी बढ़ेगी। अब ये तो हुआ बोर्ड पे, क्या हम इसको रियलिटी में देख सकते हैं? यस, हम इसको देख सकते हैं। अब देखो कैसे। इस चीज को करने के लिए आपको एक बॉल की जरूरत है, और इस बॉल को आप ध्यान से देखना, मैं रोल करूंगा। ठीक है, मैं रोल करूंगा, और इस रियलिटी को आपको समझना है। ये रोल होते होते जब मेरे हाथ पर आएगी, इस वक्त इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो अगर फ्रिक्शन की वजह से सेंटर ऑफ मास फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेगा, तो इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और अगर 0 वेलोसिटी से v वैल्यू आई है, तो इसका मतलब इसने एक्सीलरेट किया है, और जो रोलिंग जो फास्ट हो रहा है ये स्लो हो जाएगी। तो थोड़ा ध्यान से देखना इसको। ठीक है, ये एक्टिविटी आप खुद भी कर सकते हो, सिंपल सी एक्टिविटी है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये देखो, अगर आपने अब इसको ध्यान से देखा, ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब ये नीचे गिरा तो इसने फॉरवर्ड मूव करना स्टार्ट कर दिया, और इसकी रोलिंग रिड्यूस हुई, बट क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसने बढ़ना स्टार्ट किया, यानी कि इस बॉडी ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी अचीव करी, वेलोसिटी गेन करी, इट मींस वो एक्सीलरेट कर रहा है। और यहीं पर हमारा पूरा संशोधन, पूरा जो हम कह लो कि आपका ये बात करें कि इस सिनेरियो में बॉडी कैसे बिहेव करेगी, वो चीज हमने ऑब्जर्व कर लिया। और इसी ऑब्जर्वेशन पर कोई भी संस्था आपके लिए प्रश्न तैयार करेगी और आपको देगी। तो इट मींस कि इसको हम याद ना करें कि वी सेंटर ऑफ मास आर ओमेगा से कम होगा तो भाई ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे फ्रिक्शन होगा, नहीं, इसको फील किया जा सकता है, समझा जा सकता है, तभी तो हम ट्रूली नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा ये कि इसकी लीनियर वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी घटेगी। कब तक? जब तक ये स्थिति अचीव नहीं हो जाती है। अब वो कब होगी, कैसे होगी, उसके लिए हम थर्ड सिचुएशन का वेट करेंगे। अब हम आते हैं, अभी इसका पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ, ये यहां से यहां कैसे पहुंचेगा उसके लिए हम इसको भी एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आप देखो, तो ये क्लियर है कि आपका जब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल का जो फाइनल लेयर पर है उससे कम होगी, तो क्या होगा? तो होगा ये बॉडी का लीनियर वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बढ़ेगी, वेरएज एंगुलर वेलोसिटी इसकी रिड्यूस होगी, और फ्रिक्शन इसमें आगे लगेगा। फ्रिक्शन इसमें कहां लगेगा? आगे की डायरेक्शन में लगेगा। तो इस पे एक प्रश्न बन जाएगा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताओ। ठीक है, एंगुलर जो एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये बताओ। जो इसका लीनियर एक्सीलरेशन है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये बताओ। बन गए क्वेश्चंस, ये जेईई मेंस और जेईई एडवांस के क्वेश्चंस बन जाएंगे। और इसी के ऊपर सिनेरियो दे देंगे, इतना मास, इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताओ इतनी एंगुलर वेलोसिटी, ये इतने डिस्टेंस पर आकर इन दोनों का ये वैल्यू बराबर हो गई, तो बताओ उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये बन गया लेंथ में लंबा क्वेश्चन। बस क्या है, वही ऑब्जर्वेशन ही तो है। क्वेश्चंस मात्र एक परिस्थिति होती है और कुछ नहीं, यही बात हमें फील करनी है। अब बढ़ते हैं अगले सिनेरियो पर। तो भाई अब हमारा सिनेरियो क्या है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो होगी, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो किससे बड़ी होगी? आर ओमेगा से बड़ी होगी। आर ओमेगा से यहां क्या होगा? बड़ा होगा। तो उस केस को देखते हैं। तो भाई ये रहा आर ओमेगा, ये रहा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। वही रिजल्टेंट इसी तरह दिखेंगे, यहां बढ़ जाएगा, यहां पर इधर होगा, यहां पर इस साइड होगा। लेकिन नीचे वाले पॉइंट को देखें तो भाई ये वैल्यू इससे बड़ी है, यानी कि ये पार्टिकल की फॉरवर्ड वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये वैल्यू इससे बड़ा है, यानी कि इसका जो मोशन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, वी रिजल्टेंट। और अब वही कहानी आ जाती है कि इस वक्त ये होगा क्या? ये स्लिप कर रहा है, लेकिन फॉरवर्ड ये रोटेशन से तेज लीनियर मोशन कर रहा है, रोटेशन से तेज लीनियर मोशन कर रहा है। तो अगेन अपने आप को जमीन के अंदर लेके जाओ और पार्टिकल को देखोगे तो पार्टिकल आपको आगे जाता हुआ नजर आएगा। मैं जमीन के अंदर हूं, मैं पार्टिकल को देख रहा हूं, तो पार्टिकल मुझे आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। और पार्टिकल अगर आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे लगेगा। फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे लगेगा। तो अब इसके साथ क्या होगा? ये रही बॉडी, ये रहा फ्रिक्शन, और इसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। और अब देखना, फ्रिक्शन, इसका जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो ये रहा, इस डायरेक्शन में है। फ्रिक्शन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि यहां पर लीनियर रिटार्डेशन होगा। और जो टॉर्क है आपका, टॉर्क की डायरेक्शन देखो आर क्रॉस एफ, और ओमेगा की डायरेक्शन देखो, दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। यानी कि इस केस में मिलेगा आपको एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन और लीनियर रिटार्डेशन। ठीक है, और देखो अब कितनी आसानी से हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। कब तक होगा ये? जब तक ये वाली परिस्थिति इस सिचुएशन में नहीं पहुंच जाती। क्योंकि देखो ये वैल्यू कम हो रही है तो ये बढ़ रही है, तो एक टाइम आएगा ना जब ये इक्वल हो जाएंगे। इस केस में ये वैल्यू कम हो रही है, ये बढ़ रही है, तो एक टाइम आएगा ना जब ये इक्वल हो जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड सिनेरियो पे। क्या होगा जब आपके लिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आर ओमेगा के बराबर हो जाएगी? तो उस केस में बॉडी आपकी बिना स्लिप किए मूव करेगी। यानी कि ये दोनों केस हो गए जब बॉडी स्लिप करते हुए रोल कर रही है, ठीक है, और ये केस हो गया जब बॉडी बिना स्लिप किए रोल कर रही है, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से रोल कर रही है। तो अब
खुद से सोचो, याद नहीं करना है, हमें फील करना है। इतने ऑब्जर्वेशन के बाद अब ये बात कितनी क्लियरली हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर रही है कि यार ये बॉडी स्लिप नहीं कर रही है, यानी कि सेंटर ऑफ मास और आर ओमेगा की वैल्यू सेम है। तो एट द राइट नाउ ये पार्टिकल यहां पर किसमें होगा? रेस्ट पर होगा, क्योंकि जितनी वेलोसिटी आगे है उतनी वेलोसिटी पीछे है। तो +5 आगे, -5 प्लस जो 5 की वैल्यू है -5 पीछे, दोनों को जोड़ दो, क्या बना आपके पास? 0 बना। तो ये इस बॉडी इस वक्त रेस्ट पे है। और अगर बॉडी रेस्ट पर है तो अगर आप फर्श के नीचे अपने आप को ले गए, आप बॉडी को देख रहे हो, तो ये पार्टिकल आपको रेस्ट में दिख रहा है। और अगर वो रेस्ट में दिख रहा है तो यहां पर फ्रिक्शन नहीं है, 0 फ्रिक्शन। काम खत्म। कितना सिंपल सा सिनेरियो है, क्योंकि आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं रहे हो जिसकी वजह से स्लिप नहीं कर रहा है। और स्लिप नहीं कर रहा है तो यानी कि वो पार्टिकल चाहे रोटेट होकर कोई भी पार्टिकल आए, वो है तो रेस्ट में ही। इसका मतलब फ्रिक्शन यहां पर लग ही नहीं रहा है। तो यहां पर हमने जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि यहां पर फ्रिक्शन लगेगा वी सेंटर ऑफ मास वाले डायरेक्शन में। ठीक है, फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो वी सेंटर ऑफ मास वाला डायरेक्शन होगा। और यहां जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा वो वी सेंटर ऑफ मास का डायरेक्शन ये, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऑपोजिट। और यहां पर होगा नो फ्रिक्शन। कितना इजीली ऑब्जर्व कर लिया गया। तो अब यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो यानी कि ये वो स्टेट आ गया, ये वो स्टेट आ गया जहां पर आपकी बॉडी ना तो एंगुलर एक्सीलरेशन होगा, ना एंगुलर रिटार्डेशन होगा, ना लीनियर एक्सीलरेशन होगा, ना लीनियर रिटार्डेशन होगा। तो यानी कि बॉडी अपनी जिस वेलोसिटी से जा रही है, यानी कि नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों 0 हैं, बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है, तो वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहने वाली और निरंतर आगे बढ़ती रहेगी, निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। और अब इसी के साथ यहां पर हमने रोलिंग मोशन को ऑब्जर्व कर लिया है, रोलिंग मोशन को हमने ऑब्जर्व कर लिया है। और फर्दर थोड़ी सी और रोलिंग मोशन हम लोग मैथमेटिक्स में ऑब्जर्व करेंगे जब हम लोग इंप्लिसिट फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो वहां पर इस एग्जांपल को दोबारा लेंगे, वहां पर हम उसके जो पार्टिकल का मोशन की वजह से जो ट्रेजेक्टरी बनती है ना, उस ट्रेजेक्टरी को जब हम लोग स्टडी करेंगे तो वहां पर मैं इसके इंप्लिसिट फंक्शंस को आप लोगों को बताऊंगा, और वहां पर भी ये ज्ञान आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अब देखो, अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, चाहो तो इसका एक नोट बना सकते थे, 2 मिनट में इसको कंप्लीट किया जा सकता था, लेकिन वो नोट पढ़ के हम बार बार भूलते, बार बार कंफ्यूज होते। लेकिन अगर यही ऑब्जर्वेशन अब आप सेल्फ करोगे एक बार आफ्टर दिस लेक्चर, यकीन मानो लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, क्योंकि ये आपका किया होगा, आपने ऑब्जर्व किया है, आपने उस गणित का इस्तेमाल करके मैथमेटिकली अपने आप को उस काबिल बनाया कि आप इसको ऑब्जर्व कर पाओ। और सबसे बड़ी बात, आपके जितने प्रीवियस चैप्टर हैं, ऑब्जर्वेशन से जब आप पढ़ रहे हो ना, आपका कंटिन्यूअसली उन चीजों का रिविजन हो रहा है। हम वेक्टर पढ़ने के बाद ना वेक्टर को बस सोचते वही वेक्टर है, जबकि हर चीज वेक्टर ही तो यूज कर रहे हो। पाइथागोरस थ्योरम 10th में पढ़ी, काम खत्म, वेक्टर्स में पाइथागोरस ही तो यूज कर रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में आपने ऐसे चैप्टर पढ़ लिया, आपने देखा यहां पर ट्रिग्नोमेट्री के नॉलेज का कैसे हमने यूज किया किसी भी पार्टिकल के रिजल्टेंट वेलोसिटी को बताने के लिए। और अब पता है क्या होता है, चीजें जब हम बार बार करते हैं ना, हमें उसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि वो इक्वेशन मैंने याद नहीं करी, लेकिन अब मुझे याद हो गया है कि किसी भी पार्टिकल का, ith पार्टिकल का अगर आप वेलोसिटी वेक्टर निकालोगे तो आएगा v सेंटर ऑफ मास प्लस, चाहे वो इस केस में इस केस में चाहे इस केस में, फर्क नहीं पड़ता है, आर आई ओमेगा साइन थीटा आई कैप माइनस आर आई ओमेगा कॉस थीटा जे कैप। ये लो, आपके पास आ गया। सिंपल सा समीकरण है जो आपको खुद ब खुद याद हो जा रहा है, तो आपको याद करने की भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी अगर आप ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप उन चीजों को बार बार देख रहे हो, वो ऑटोमेटिकली विजुअल इंपैक्ट आप पर पड़ेगा और चीजें आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी। तो देखो, रोलिंग मोशन कितना ही ज्यादा आसान है। अब इस लेक्चर की एंडिंग में करता हूं एक सवाल के साथ। मैं हमेशा कहता हूं ना कि हर सवाल के जवाब के साथ एक नया प्रश्न भी आता है, और वो ये है कि अगर हम रियलिटी में किसी बॉडी को रोल करते हैं तो यहां पे मिले हुए ज्ञान की मदद से मैं ये कहूं कि जब वो इस स्टेट को अचीव कर लेगा, जब उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और उसके लास्ट लेयर में जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी है वो इक्वल होंगे, तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। सो अगर मैं एक वैक्यूम के अंदर बहुत लंबी सी एक टनल बनाता हूं और उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देता हूं ताकि एयर रेजिस्टेंस भी वहां पर एग्जिस्ट ना करे, ठीक है, और फिर मैं उसको रोल करूं, तो क्या वो निरंतर रोल करता रहेगा? जवाब है यस। इस ज्ञान के हिसाब से उसे करना चाहिए। बट रियलिटी में जब इसको करके देखा गया तो पता चला कि ये रोलिंग मोशन में भी बॉडीज क्या कर जाती हैं? स्टॉप कर जाती हैं। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास एक चैलेंज आ गया, क्या ये गलत है? पर मैथमेटिक्स तो कह रही है नहीं है गलत, तो ये क्यों स्टॉप कर रहा है? तो यहां पर इस जवाब के साथ एक प्रश्न आया कि अगर ये सही है तो ये जो टायर जिसको मैं रोल कर रहा हूं,
ये एयर रेजिस्टेंस की एब्सेंस में अगर प्योर रोलिंग कर रहा है, जहां पर ये परिस्थिति है कि वी सेंटर ऑफ मास आर ओमेगा के बराबर है, स्टिल वो टायर आपका रुक जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहां पर ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है फर्दर विज्ञान की दुनिया में और डीप डाइव करने के लिए, ताकि हम चीजों को सीख सके। तो नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये पार्ट हमारे लिए एज अ पैराग्राफ, एज अ इंफॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन आप इसको एक बार सेल्फ कर लो और फिर नेक्स्ट लेक्चर को देखना। यकीन मानो आपको साइंस पढ़ने का मजा आएगा, क्योंकि उसमें हम बॉडीज के कंप्रेस होने की और उसके एक्सपैंड होने की कैरेक्टर की मदद से ये ढूंढेंगे, और हमें ये पता चलेगा कि ये जो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल नाम का चैप्टर है, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मटेरियल स्टडी करना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये चीज आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगा, और कैसे नेचर से सही सवाल मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर पूछा जाए तो नेचर हमें हर चीज का जवाब देता है, ये भी चीज हम उसमें देखेंगे। वो आउट ऑफ द सिलेबस होगा आप लोगों के लिए, लेकिन आपको साइंस की सही राह के साथ जोड़ेगा, वो इंटरेस्ट आपके अंदर पैदा करेगा ऑब्जर्व करने की। तो ये लेक्चर को ध्यान से समझना, और नेक्स्ट लेक्चर को उसके बाद जब आप सेल्फ कर लोगे उसके बाद कंटिन्यू करना। और हां, इस तरह से बोल रहा हूं तो ऐसा मत सोच लेना बहुत हार्ड है, बहुत आसान है। 1 + 1 = 2, जितना आसान इसका आंसर देना था उतना ही आसान वो लेक्चर भी रहेगा, क्योंकि साइंस में कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है, सही प्रश्न पूछना है, ऐसा क्यों होता है, व्हाट और हाउ हमें खुद पता चल जाएगा, और साथ ही साथ उससे पूछने की जो भाषा होगी हमारी, यानी कि नेचर से पूछने की जो भाषा होगी वो मैथमेटिक्स होगी, एंड रेस्ट नेचर हमें जवाब खुद ब खुद दे देगा। सो यहां पर रोलिंग मोशन आप लोगों के लिए फिनिश होता है। अब आपकी बारी है इसको सेल्फ स्टडी करने की और अपने ज्ञान को परखने की, कि प्रीवियस जो ज्ञान हमने लिया है क्या हम उसको सही से अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हो तो प्रीवियस जाके वापस उस मैथमेटिक्स को, उस ऑब्जर्वेशन को दोबारा करना, क्योंकि सिर्फ समय के साथ आगे बढ़ना, चैप्टर्स को छोड़ते जाना, ज्ञान हासिल ना करना, यह समय की बर्बादी होगी, और दुनिया की सबसे कीमती चीज समय होता है। तो समय को ही यूटिलाइज करना है, हमारा काम है। साइंस लिया है, साइंस को सीखना, तो हमें वही करना है ना। हमें रेस में थोड़ी दौड़ना है, उस रेस में दौड़ने से जीत नहीं मिलेगी। सही ज्ञान लोगे तो उस रेस में सबसे आगे खड़े पाओगे अपने आप को, क्योंकि यहां आपको दौड़ना नहीं है, यहां आपको ज्ञान आगे लेके जाएगा। आपकी वेलोसिटी आपके ज्ञान पर डिपेंडेंट है। जितना सही ज्ञान आप लोगे उतना रेस में आप खुद ब खुद आगे चले जाओगे। जीतना चाहते हो, यस आप जीतना चाहते हो तो सही रास्ता चुनो। गलत रास्ता चुन लोगे तो वो पाथ आपके लिए इतना लंबा हो जाएगा कि कभी उसका अंत नहीं होगा, लेकिन सही पाथ पे चुनो तो वो फाइनाइट डिस्टेंस है। यही है असली रास्ता आपका। ठीक है, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम लोग एक बड़ी मजेदार चीज, व्हाई डू रोलिंग बॉडी स्टॉप, उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे रियलिटी में। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग अपने फर्दर आगे चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे। पहले तो इनके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।